तो फिर से अपन शामिल होते हैं हाउ टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ यू। और आज हम लोग देखेंगे कि हाउ टू यूज़ अवर मेमोरी विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो हमें जैसे कोई एक नई मशीन ख़रीद के लाते हैं, कोई एक मोबाइल नया ख़रीद के लाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग सीखते हैं ताकि हम उसका प्रॉपर यूज़ कर सकें। तो ऐसे ही हमें अपने मेमोरी पैटर्न को पहले देखना है कि हमारा जो मेमोरी होती है किस ढंग से काम करती है, तो उसमें साइंटिफिक थ्योरीज कैसे डेवलप हुई हैं उसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। उस पैटर्न से अपने को हेल्प मिलेगी कि जैसे हमारा दिमाग काम करता है तो हम क्यों ना उसी के हिसाब से काम करें ताकि हम मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ मेमोरी का यूज़ कर सकें। और फिर हम लोग आगे चल के ये भी सीखेंगे कि उस मेमोरी को, उस एफिशिएंसी को बढ़ाया कैसे जा सकता है। तो हम दो हिसाब से इसमें काम करेंगे। एक तो ये कि जो हमारा एग्जिस्टिंग पैटर्न है मेमोरी का उसको समझें और फिर उसके हिसाब से काम करें, और दूसरा कि हम फिर पैटर्न को, उस मैक्सिमम एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये दो चीज़ें अपने को करनी है। तो हम लोग देखते हैं कि अपनी मेमोरी का हमारा जो साइंटिफिक पैटर्न है वो किस ढंग से हमारी मेमोरी वर्क करती है। तो साइंटिफिक जितनी भी रिसर्च हुई है, और बहुत सालों की रिसर्च है, ये 1-2 साल की नहीं, ये लगभग 50 साल की रिसर्च के बाद में ये पता लगा है कि जो हमारा दिमाग है इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो किस ढंग से काम करती है। तो अगर मैं केवल, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, तो केवल अगर मैं टाइम के फैक्टर को कंसीडर करूं, यानी बाकी सारी चीज़ें सेम है और टाइम के फैक्टर को देखा जाए, तो हमारा दिमाग में क्या होती हैं, जो वेव्स चलती हैं मेमोरी की, उनका एक साइकिल होता है। तो वो साइकिल क्या होता है, पहले बढ़ता हुआ जाता है, फिर घटता हुआ जाता है। तो जो हमारा दिमाग होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक एक प्रॉपर एफिशिएंसी में रहता है, मैक्सिमम तक जाता है, और उसके बाद उसमें एकदम से गिरावट आती है। यानी अगर मैं इसका टाइम का ग्राफ बनाना चाहूँ कि टाइम के साथ हमारी मेमोरी कैसे चलती है, तो इधर मैंने टाइम एक्सिस ले लिया और इधर हम मेमोरी या दिमाग की फंक्शनिंग इसको देखें, तो ये ग्राफ ऐसा कुछ जाता है। तो आप देख रहे होंगे शुरुआत में एकदम से जो हमारा ग्राफ है, और ये मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो ये लगभग यहाँ पर हम लोग 1 आवर के आसपास ले सकते हैं। वैसे ये 45 मिनट्स भी होता है, हम मोटा मोटी 1 आवर लेके चल रहे हैं। तो शुरुआत में देखिए मेमोरी थोड़ी सी कम है, यानी जब हम लोग किसी चीज़ को पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से देखें, तो शुरुआत में एकदम से हमारा क्या होता है, दिमाग इधर उधर स्कैटर्ड होता है। तो दिमाग स्कैटर्ड होने के कारण, हमारी एकदम से दिमाग कलेक्टिव ना होने की वजह से, ये जो देख रहे हैं शुरुआत में थोड़ा सा कम आ रहा है ग्राफ, फिर धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ता है और फिर ये अपने पीक पर पहुंचता है। और इसके बाद क्या होता है, धीरे 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 हमारा ग्राफ ये गिरता चला जाता है। और 1 घंटे बाद लगभग दिमाग में क्या होता है कि सीखने की जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता वो घटती जाती है। हम लगातार पढ़ते चले जा सकते हैं, लेकिन ये देखिए हमारी क्षमता लगातार घटती चली जा रही है। तो अब इसके नीचे का जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया है प्रोपोर्शनल टू रिटेंटिविटी, या आप कर सकते हैं मेमोरी स्टोरेज, तो ज़्यादा अच्छा है, मेमोरी स्टोरेज। तो जो इसके नीचे का एरिया है वो डिपेंड कर रहा है कि हमारे दिमाग में कितनी चीज़ पहुंची है मेमोरी, भले ही हमारा अभी कॉन्शियस माइंड में ही पहुंची है, ये बता रहा है। तो अब हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस एरिया को बढ़ा सके। इसको मैं और लंबे टाइम स्केल पे करना चाहूँ तो आप ऐसे कर सकते हैं कि हो सकता है मेरे पास, जैसे 1 घंटे बाद हम यहाँ थे, कुछ नहीं, उसी ग्राफ का टाइम स्केल छोटा कर दे रहा हूँ, तो 1 घंटे तक ये, और ये मान लीजिए मेरा 2 घंटे का है, और ये फिर 3 घंटे ऐसे। तो आप इस तरीके से मेरा मेमोरी गिरता चला जा रहा है ताकि हम टाइम फ्रेम को बड़ा बना के थोड़ा सा इसको समझ सकें। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो मैक्सिमम हो सके, तभी तो हमारे पास मैक्सिमम मेमोरी आएगी। तो अब एक चीज़ तो दिख रही है, 2 फैक्टर, कि एक तो इधर जैसे जैसे समय बढ़ता चला जा रहा है तो दिमाग की एफिशिएंसी गिरती चली जा रही है। और ये आपने भी फील किया होगा कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ने, जैसे मान लीजिए कोई आपने चैप्टर उठाया और उसको रीडिंग करना शुरू किया, तो शुरू में 2-4 मिनट 5 मिनट लगते हैं अपने को चैप्टर में सिंक होने के लिए, जुड़ने के लिए, फिर कंसंट्रेशन बन जाता है। और फिर लगभग, अगर आप लगातार थ्योरेटिकल कोई पार्ट पढ़ते चले जा रहे हैं तो 45 मिनट के आसपास दिमाग सैचुरेट हो जाता है। फिर क्या होता है, हम पढ़ते तो रहते हैं लेकिन दिमाग में वो चीज़ घुसती नहीं उतनी तेजी।
और अगर मैथमेटिकल पार्ट है तो वो लगभग 1 घंटे तक जा सकता है, इसलिए मैंने 45 मिनट से 1 घंटे का ड्यूरेशन लिया है। तो अब हमें देखिए ये जो शुरू में डिप आ रहा है, इसको अगर हम किसी तरह कवर कर लें तो हमारा एरिया यहीं से मैक्सिमम शुरू हो जाएगा, तो ये जो नुकसान हो रहा है ये बच जाएगा। दूसरा चीज़ क्या होगा, अगर ये किसी तरीके से मेरा ग्राफ मैं इतने भर का उपयोग करूं, इसका उपयोग ना करूं तो भी बच सकता है। तो इसलिए मैंने अगर आपको बताया हो ध्यान से कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो आप पहले ही अल्फ़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। तो अल्फ़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से मैंने बताया था क्या होता है कि जो हमारा कंसंट्रेशन था वो बन जाता है। तो इस ग्राफ में जो शुरुआती डिप आया है उस शुरुआती डिप से अपन बच सकते हैं। तो देखिए इसलिए मैंने बताया था कि अल्फ़ा ब्रीदिंग जरूरी है। हर एक चीज़ का देखिए कारण आपको दिखेगा कि आप कहाँ नुकसान करते हैं, कहाँ फ़ायदा। अब बात आती इधर का ग्राफ हम मैक्सिमम करें। तो अब अगर मैंने जैसे लगातार पढ़ना शुरू किया और ये मैं कॉन्टीन्यूअस स्टडी कर रहा हूँ 3 घंटे के लिए फॉर 3 आवर्स, तो देखिए ये हाल होने वाला है। यानी हम 3 घंटा मेहनत करेंगे और उसके बाद में देखिए ये तो ठीक है, इधर हमारा देखिए मेहनत बेकार जा रही है। तो हम क्या करें, यानी हम लगातार 3 घंटा ना पढ़ें? नहीं, हम 3 घंटा पढ़ेंगे लेकिन स्मार्टली पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, ब्रेक के साथ पढ़ेंगे। ध्यान से देखें, अब अगर मैंने ये मेरा ग्राफ टाइम का हुआ और इधर फिर से मेमोरी आ गई, इधर टाइम का ग्राफ जा रहा है। अब मान लीजिए मैंने क्या किया कि गैप ले लेकर के पढ़ना शुरू किया और शुरुआत में मैंने अल्फ़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर ली, तो ये डिप मेरा हट गया। और ये देखिए ये मेमोरी। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, और ये मैंने वही 45 मिनट से 1 घंटे वाला, ये आप ये ग्राफ देखिए बिल्कुल नीचे नहीं गया, थोड़ा सा ऊपर गया। क्यों ऊपर गया समझें, आप प्रैक्टिकल करके खुद देखें कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टोरी पढ़ना शुरू किया, तो आप देखिए स्टोरी में शुरुआत का पहला पैराग्राफ भले भूल जाएं, दूसरे तीसरे पैराग्राफ लगभग याद रहते हैं, और आखिरी में जब आप फिनिश करते हैं तो आखिरी वाला भी हमारी मेमोरी में काफ़ी तेज़ पड़ा रहता है। तो जो लास्ट का पोर्शन है वो याद रहता है। जैसे आप नॉर्मल क्लास ही लेते हैं, क्लास में आप देखिए तो शुरुआत में जब इंट्रोडक्शन और सब होता है तो 2-4 मिनट का नहीं समझ आता, उसके बाद हमारा दिमाग वहाँ पे लगना शुरू हो जाता है, समझ में आता है, और फिर बीच में कभी झूल जाते हैं, कम रहता है, और आखिरी वाली चीज़ याद रहती है जब हमारी क्लास टर्मिनेट हो रही होती है। ऐसे ही ये देखिए, तो हमने क्या किया, थ्योरेटिकल पार्ट अगर पढ़ रहे हैं तो 45 मिनट बाद, और न्यूमेरिकल वगैरह का कोई चैप्टर कर रहे हैं तो 1 घंटे बाद हमने क्या किया, हमने अपना स्टडी पैटर्न रोक दिया। अब रोक के क्या करना है, घूमने नहीं चले जाना है, सो नहीं जाना है। 5 मिनट 10 मिनट, आपको 15 मिनट लेना हो 15 मिनट का आप ले लेंगे ब्रेक, तो 5 मिनट से 15 मिनट, और उस दौरान अपने को इधर उधर नहीं जाना है। अगर आपको पानी पीना है पानी पी लीजिए, आंख बंद करके लेट जाइए बिस्तर पे या बैठ जाइए अपनी चेयर पर, और फिर से वही रिलैक्स होकर के गहरी सांसें लेते रहना है। अल्फ़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज चलती रहनी चाहिए। तो अल्फ़ा ब्रीदिंग चलती रहेगी तो हमारा दिमाग क्या होगा, अब जो आपने पढ़ा था कतई उसको रिवाइंड करने को कोशिश मत करिए। ध्यान से देखिए, क्योंकि हमारे दिमाग ने क्या किया है कि चीज़ों को एब्जॉर्ब किया, तो जो हमारे दिमाग की एक्टिविटी, जैसे आप मोबाइल थोड़ी देर के लिए चलाते हैं तो मोबाइल की बैटरी हीटअप हो जाती है ना, तो ऐसे ही दिमाग भी हमारा एक तरीके से हीटअप हो गया। अब उसको थोड़ा सा सेटल होने के लिए, यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको जो चीज़ें पढ़ी है उसको खुद उसको एब्जॉर्ब करने दीजिए। भाई जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद ऐसा तो नहीं इसको पचाने के लिए पेट में मथानी डाल कर घुमा देते हैं, ये हमारा शरीर अपने आप इसको पचाता है। ऐसे ही दिमाग में हमने जब इन्फॉर्मेशन डाल दी तो अब हमें चिंता नहीं करनी है, दिमाग अपने आप उस इन्फॉर्मेशन को वो प्रोसेस करेगा। तो उसके लिए उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। आप अपने मन से मत सोचने लगे क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। उस 15 मिनट के दौरान या 5 मिनट के दौरान जैसा हो, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे पहले 45 मिनट बाद आपने ब्रेक लिया तो 5 मिनट का ले लें, फिर अगले 45 मिनट बाद लें तो 10 मिनट का ब्रेक ले लें, और फिर तीसरे 45 मिनट के बाद यानी 2.25 घंटे बाद 2.5 घंटे बाद ब्रेक लें तो आप 15 मिनट का ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपने स्टडी, यानी 3 घंटे मुझे पढ़ना है लगातार, ध्यान रखें, और 3 घंटे इसलिए भी पढ़ना है चूँकि हमारे ज़्यादातर जो एग्जामिनेशन होते हैं वो 3 घंटे के आवर्स के होते हैं। तो हमारा 3 घंटे हमारे दिमाग की एफिशिएंसी को बना करके रखना है, तो हमें उसकी ट्रेनिंग अभी से करनी पड़ेगी। नहीं तो होता क्या कि हम पेपर देने बैठते हैं तो 1 घंटे बाद हमारे दिमाग की एफिशिएंसी, जो मैंने अभी ग्राफ ये बताया, गिर गई, और हम मेहनत करे पड़े हैं।
हमारा सारा सिस्टम ही उल्टा दिया कि हम स्मार्टली वर्क कर ही नहीं रहे हैं, और इसीलिए हमारी परफॉर्मेंस वो नहीं आ पाती जो हम लगता है यार ये क्वेश्चन आता था गलत कैसे हो गया, हाउ कुड आई हैव डन दैट डिस्पाइट बीइंग अवेयर एंड आई न्यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बट आई टिक्ड इट रॉन्गली। ये सारे फैक्टर आते हैं, ये इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारा दिमाग लैप्स खाता है। तो 45 मिनट बाद ब्रेक लिया, आंख बंद किया, अल्फा ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया, पानी खूब पीजिए। देखिए पानी पीने के क्या फ़ायदे हैं ये बाद में मैं एक फूड हैबिट पर आपको एक और बताऊंगा। अभी मैं वो पॉइंट कवर कर रहा हूँ जिससे हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से आ जाए। फिर आगे मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि हम अपनी क्षमता जो शरीर की है सोचने की और बाकी सारी क्षमताएं कैसे और बढ़ा सकते हैं, वो सेकेंडरी पार्ट में हम लोग लेंगे। अभी प्राइमरी कंसर्न ही कि हमारी पढ़ाई ट्रैक पर आ सके और हम अच्छे से अच्छे मैक्सिमम उपयोग इसका कर सकें। तो 5 मिनट का ब्रेक लिया, दिमाग फिर से रिलैक्स हो गया। तो फिर से जैसे ही रिलैक्स हुआ तो ये देखिए फिर से वहीं अपनी एफिशिएंसी से ये 5 मिनट का ब्रेक आ गया, ये 5 मिनट ब्रेक। तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ, तो दिस इज ब्रेक। अब यहाँ से फिर से ग्राफ शुरू हुआ, फिर ये देखिए ऐसे पहुँचा, फिर आपने ब्रेक लिया, और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो अब ज़रा देखिए नीचे का एरिया बढ़ गया। तो ध्यान से देखिए, जो बच्चा लगातार 3 घंटे पढ़ रहा है उसने इतना अपने पास स्टोर किया, और जो इस स्मार्ट तरीके से पढ़ रहा है उसने देखिए कितना स्टोरेज कर लिया। तो हमने पढ़ाई 3 घंटे ही की, लेकिन और देखिए आराम आराम से की। वही काम जो मैंने कुल्हाड़ी में धार रखने वाला बताया था, हमने कुल्हाड़ी में धार भी रखते गए ताकि हमारी कटाई तेज हो गई। देखिए तो दिस इज़ कॉल्ड स्मार्ट वर्क। लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपने दिमाग की फंक्शनिंग को समझ रहे हैं कि हाउ डज इट वर्क्स। तो ये देखा गया है साइंटिफिकली कि जो लोग ऐसे वर्क करते हैं, जो लोग ऐसे वर्क करते हैं उनकी रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है। तो आज से आप ध्यान रख लें कि हमें पढ़ना तो है लॉन्ग टर्म। देखिए चूँकि हमें तैयार होना है मैराथन रेस के लिए, तो हम कमरे में सोचे 4 कदम दौड़ के पास हो जाएंगे, नहीं होंगे। लॉन्ग टर्म में हमारा दिमाग कैसे एफिशिएंसी रख सकता है, उस क्षमता को डेवलप करना है। तो उस क्षमता को डेवलपमेंट करने में ये पहला कदम है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद आप यहाँ 5 मिनट, यहाँ 10 मिनट, 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। और इस तरीके से आप 6-6 घंटे भी पढ़ सकते हैं। आप 3 घंटे बाद आधा घंटे का ब्रेक ले लीजिए और फिर से 5 मिनट 10 मिनट वाली साइकिल आप रिपीट कर दीजिए, और आप देखिए कितना चमत्कारिक ढंग से फ़ायदा होगा। बस बीच में अल्फा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बैठे बैठे थक जाइए तो लेट के करिए। बस उस दौरान ना गाना सुनने की कोशिश करिए, ना किसी से ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करिए, क्योंकि फिर दिमाग का हमारा जो कंसंट्रेशन था वो कंसंट्रेशन लैप्स कर जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई कि यानी हमें ये स्टडी कॉन्टिन्यूअस थी और ये स्टडी विद ब्रेक। तो ब्रेक्स के साथ स्टडी करेंगे तो स्टडी पे ब्रेक नहीं लगेगी, स्टडी एक्सेलरेट हो जाएगी। और यदि कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे विदाउट ब्रेक तो पढ़ाई में ब्रेक लग जाएगा। तो इसलिए हमें ब्रेक ले लेकर के पढ़ना है और इस तरीके से इसका उपयोग करना है। तो हमने 2 चीज़ें की, जो शुरू का डिप था वो हमने अल्फा ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ख़त्म कर दिया, और बाद वाले डिप को हमने ब्रेक ले करके और फिर उसी चीज़ को सही कर लिया। देखिए तो ये हो गया हमारा कि स्टडी हमें किस ढंग से करनी चाहिए। तो टाइम ब्रेक ले लेकर के हमें करना है और लगातार अपने को पढ़ते हुए चलते चले जाना है, और इस तरीके से एक तो डेवलपमेंट ये हो गया। अब दूसरी चीज़ ये देखना है हमें कि इसकी एफिशिएंसी को हम और कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या और चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिससे हमारी एफिशिएंसी इसकी बढ़ सकती है। तो देखिए हमारा जो पूरा फिजियोलॉजिकल जो शरीर है उसका जो रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करता है कि हमारे दिमाग में ऑक्सीजन का लेवल कितना पहुंच रहा है। तो हमारे दिमाग में ऑक्सीजन का लेवल जितना ज़्यादा होता है, हमारे न्यूरॉन्स उतने ही अच्छे ढंग से एक्टिविटी करते हैं, उतने ही अच्छे ढंग से वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो हमें अब आगे से क्या करना है, हमारे दिमाग में ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचानी है। तो अब ऑक्सीजन ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हमने भाई जोमेटो वाले को ऑर्डर कर देना कि यहाँ पर डिलीवरी कर देगा। हमारे पास ऑक्सीजन पहुंचाने का एक ही तरीका, और वो क्या है, अपनी सांसों के द्वारा। इसका मतलब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो अच्छा हो सके। तो अब ऑक्सीजन का लेवल कैसे कैसे अच्छा हो सकता है वो ज़रा ध्यान से देखें। तो हमारा अगला स्टेप है टू इंक्रीज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, हमारे शरीर में कैसे ज़्यादा पहुँचे। तो सबसे पहला काम है
डीप ब्रीदिंग, ये अल्फ़ा ब्रीदिंग से डिफरेंट है। अल्फ़ा ब्रीदिंग हम लोग कुछ 2-4-10 मिनट के लिए बैठ के कर रहे थे। नॉर्मली जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न होता है, अगर आप अपने आप को कभी खाली बैठ करके देखेंगे तो खाली बैठ करके आप अपने को कभी ऑब्ज़र्व करिए, जो कि जब तक हम अपने को ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे हमें पता नहीं लगे कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, फिर हम उसका इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर सकते हैं। तो आप खाली बैठ करके कभी अपने आप को 8-10 मिनट के लिए कमरे में बैठ जाइए और ज़रा अपनी सांसों, आँख बंद करके सांसों के पैटर्न को देखिए। तो जनरली जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वहाँ पे सांस जाती है। तो इसलिए देखिए हमारी जो ये जो चेस्ट है, छाती है, ये फूलती है, सिकुड़ती है, फूलती है, सिकुड़ती है। कभी किसी छोटे बच्चे को सांस लेते हुए देखेगा जो बिल्कुल छोटा हो, या कभी सड़क में कुत्ता सो रहा हो, तो आप देखेंगे उसका पेट फूलता है, सिकुड़ता है। छोटे बच्चे को भी पेट फूलता है, सिकुड़ता है, यानी वो अपने पेट तक ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। और हम क्या पहुंचा रहे हैं? केवल फेफड़ों तक। तो हमारा जो सांस लेने का पैटर्न है, छोटे में तो सही होता है जब हम नेचुरली यानी जिंदा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम सभ्य होते जाते हैं तो हम सांस लेने का तरीका हमारा गड़बड़ होता चला जाता है। तो हमें सांस लेने का वही तरीका फिर से लाना पड़ेगा, डीप ब्रीदिंग, यानी हमें अपने पेट के डायाफ्राम तक ऑक्सीजन पहुंचानी। तो अब इसे ध्यान से रखें, ये एकदम से हमारी जो बिगड़ी हुई आदत एकदम से नहीं सही होगी। आपको कॉन्शियसली बैठ करके, जब आप खाली बैठे, देखिए जब आप कोई काम कर रहे होंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि सांस लेने का हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो और वो आदत हमारी बिगड़ चुकी है। तो हमें क्या करना है कि जब कॉन्शियसली कभी बैठे हैं, खाली बैठे हैं पड़े, तो कोशिश करिए कि पेट तक ऑक्सीजन ले जाइए। तो नॉर्मल पैटर्न पे भी मुझे गहरी सांस ले जानी पेट तक, वो फील होनी चाहिए कि मेरे पेट की तोंदी तक पहुंची है, और फिर वहाँ से निकालनी। इसमें एफर्ट करना पड़ेगा, और कम से कम आपको 3 सप्ताह लगातार ये कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ, यदि आप नहीं करेंगे तो ये जाएगा ख़त्म। तो 3 सप्ताह तक जनरली क्या होता है कि हम आधा जितना यानी हमारे कैपेसिटी है ऑक्सीजन लेने की, हम उतनी आधी ही यहाँ तक लेते हैं फेफड़ों से, और जो आधा हमारा डायफ्राम है वो बेकार पड़ा रहता है। तो हम ऑलरेडी अपने शरीर के साथ में हत्या कर रहे हैं। मतलब जो दिमाग की एक्टिविटी कम हो रही तो हो ही रही, बाकी भी जो सेलुलर एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, क्लीनिंग ऑफ बॉडी है, वो भी हम इससे वंचित रह जाते हैं बिकॉज ऑफ लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अपने को बढ़ानी है, तो डीप ब्रीदिंग की आदत डाल लीजिए। और जब तक आप 3 सप्ताह से 4 सप्ताह लगातार कॉन्शियसली नहीं करेंगे तो आदत डेवलप नहीं होगी। तो आदत डेवलप कर लें, जब खाली बैठें तो गहरी सांस लीजिए, धीमी लीजिए, तेज लीजिए, इससे मतलब नहीं है। गहरी सांसें जितनी जाएंगी उतना हमारा ऑक्सीजन शरीर में पहुंचेगा, वो फिर ब्लड में पहुंचेगा। अब वो ब्लड से फिर हमारे ऑक्सीजन यहाँ पर भी पहुंचेगा, और जितना यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उतने न्यूरॉन्स हमारे एक्टिव होते हैं, और जितने न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं यानी उतना हमारा जो ब्रेन होता है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है। और ऐसे समझे जैसे प्रोसेसर तेज हो गया आपने, तो प्रोसेसर तो हमारे पास पड़ा है लेकिन उसकी स्पीड हमने मार रखी है। तो अब हमें अपने प्रोसेसर की स्पीड बढ़ानी है, और उसका एक ही तरीका है, मैं बता रहा हूँ, एक ही तरीका भी है कि ऑक्सीजन सप्लाई आप वहाँ पर बढ़ा दीजिए। तो ऑक्सीजन सप्लाई जितनी कम होगी उतना दिमाग की एक्टिविटी कम हो जाती है, जितना ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा उतनी एक्टिविटी ज़्यादा। तो इसलिए डीप ब्रीदिंग शुरू कर देंगे। और कैसे प्रॉपर ऑक्सीजन ले सकते हैं? सुबह के समय पर अर्ली मॉर्निंग, और मैं हिंदी में लिखूंगा, आप उठिए थोड़ा सा, प्राणायाम और सैर सपाटा यानी वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक जिसको आप कहते हैं, तो आप सुबह उठिए। इससे बड़ी, देखिए जब सुबह हम उठते हैं तो हमारे ऑक्सीजन जो लेवल होता है, सुबह उठने के और भी फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे मैं किसी दिन और दूसरे लेक्चर में बताऊंगा कि एक एक चीज़ हमारी ज़िंदगी में कैसे जुड़ी हुई है। तो सबसे पहला काम ये कि सुबह उठे, थोड़ा सा 5-10 मिनट 15 मिनट जितना मन हो आप टहलिए, और फिर 8-10 मिनट 15-20 मिनट वो आप कुछ ना करें, पलथी मार के बैठ जाइए, ना अनुलोम विलोम करना, कुछ नहीं। अनुलोम विलोम कर लें, बहुत अच्छा है, ध्यान रखें, लेकिन डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप बैठ के कर लें, अल्फा ब्रीदिंग कर लें, उतने भर से भी हो जाएगा। आधा घंटा आप अपने आप को दीजिए। तो सुबह फ्रेश एयर होती है, माहौल भी ठीक होता है, तो हमारा दिमाग भी उस समय क्या होता है, शांत होता है। तो एक काम अपने को ही करना है कि सुबह प्राणायाम करना है, तो इससे हमारे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता जाएगा। और आपके घर में मम्मी पापा सबको, आपको आजकल अनुलोम विलोम आता है, वो अनुलोम विलोम भी सीख ले तो और भी फ़ायदा मिलेगा। तो ये काम अपने को, 2 चीज़ें अगर हम डीप ब्रीदिंग कर लें तो इससे हमारी ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ गई। अब तीसरी जो चीज़ अपने को और ध्यान देनी है कि हमें अपने, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में लगभग आधे घंटे बाद, ध्यान रखें तुरंत नहीं,
आधे घंटे बाद खाना पचना शुरू हो जाता है, और जब खाना पचना शुरू होता है तो यहाँ पर क्या होता है, मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ती है। तो पूरे शरीर से जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लड सप्लाई काट करके यहाँ पर भेज दी जाती है, कम करके, क्योंकि और ब्लड में ही हमारा हीमोग्लोबिन होता है जिसके थ्रू हमारी ऑक्सीजन जाती है। तो यानी खाना खाने के लगभग आधे घंटे बाद ऑक्सीजन सप्लाई पूरे शरीर से काट के कहाँ पर पहुँच गई, ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई पेट के पास में, चूँकि खाना पचाना है। अगले 2-3 घंटे तक वो यहाँ पर रहती है, लेकिन आधा घंटे से 1.5 घंटे के बीच में भयानक यहाँ पर रहती है। इसलिए आपने फील किया होगा कि आधे घंटे बाद अपने को लगभग नींद आना शुरू होती है, खाना खा के जमा आना शुरू होती है। वो इसीलिए चूँकि यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई काट दी गई है, यहाँ ब्लड सप्लाई कम हो गई, इसलिए अपने को डिजीनेस फील होती है, नींद आती है, यहाँ पर पहुँच जाती है। तो खाना खाने के यदि बाद आपको पढ़ना है तो शुरुआती 15-20 मिनट केवल आप पढ़ सकते हैं, उस जगह रिवीजन कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप मत पढ़ें। आधे घंटे बाद चूँकि आप पढ़ोगे लेकिन यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं मौजूद है, ये मतलब वैसे ही हो गया कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई और आप कैमरा ऑन करके फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें रिकॉर्ड ही कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही खाना खाने के आधे घंटे बाद अपने को, उससे पहले ही, लेकिन आधे घंटे पहले समस्या नहीं होती थी। यानी यदि जैसे आप खाना खा के उठते हो तो आप 15-20 मिनट जो हमारे खाली जा रहे हैं तो उसका रिवीजन में उपयोग कर सकते हो, वो आप उपयोग कर लें, और फिर आप पढ़ाई को 1 घंटे के लिए बंद कर दीजिए। और अगर हो सके तो बाईं करवट लेट जाइए और थोड़ा सा झपकी लेना चाहें झपकी ले लीजिए या रिलैक्स हो लीजिए, उसके बाद फिर पढ़ाई करना शुरू करें। और जब पढ़ाई करना शुरू करने बैठे खाना खाने में तो पानी का इंटेक आप काफ़ी ले लें, तो उससे हमारे फिजियोलॉजी सही हो जाएगी और ऑक्सीजन सप्लाई फिर से पहुंच जाएगी। यानी अपने को क्या करना है, खाना खाने, आप चाहे तो लिख लेंगे कि खाना खाने के आधे घंटे बाद तो पढ़ाई नहीं करनी, अवॉइड करना है। और रात में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो जितना जल्दी खाना खा सकते हैं, जल्दी से मतलब आप 7 बजे खा सकते हैं, बहुत अच्छा, नहीं तो 8 बजे तक खाना खा लीजिए, क्योंकि आपको कहीं ड्यूटी करने नहीं जाना रात में। और फिर आप उसको 1 घंटे बाद, जैसे 8 बजे खाना खाए तो 9 बजे से आप 10 बजे तक, 10:30, जैसे आप पढ़ते हो 12 बजे तक पढ़ते हो, 12 बजे तक पढ़ सकते हैं। लेट नाइट खा के आप पढ़ेंगे तो आलस से आएगा शरीर में और वो हमारे दिमाग की एफिशिएंसी को डाउन करता है। इसलिए हमें अपनी फूड हैबिट को भी चेंज करना है। तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब और कैसे हमारी ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है, तो और छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत सारी हैं जिन पे हम लोग कभी और भी चर्चा कर लेंगे। अभी इतनी 3 बातें अगर आप ध्यान से देख लें तो मॉर्निंग प्राणायाम सैर करेंगे, डीप ब्रीदिंग का नंबर डालेंगे और अल्फ़ा ब्रीदिंग को करते रहेंगे। एक छोटी सी चीज़ और कर सकते हैं चाहे तो, वो ये है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने बैठने से पहले आप अल्फ़ा ब्रीदिंग तो कर ही रहे थे, आप चाहें तो ये हमारे नाक जो होती है, हमारी जो ऑक्सीजन चलती है वो एक सांस तरफ से ज़्यादा चलती है। ज़्यादा मतलब हो गया लेफ़्ट या राइट में से कभी कभी चल रही होती है। तो जब राइट में कभी भी एक साथ नहीं चलेगी, 45 मिनट इससे ज़्यादा चलेगी, 45 मिनट फिर इससे चलेगी, वो 45 मिनट का साइकिल हमारा होता है। तो अगर राइट से ज़्यादा चल रही है तो उस समय हमारा दिमाग एक्टिव ज़्यादा होगा, तो उस अगर और लेफ़्ट से चल रही तो उस समय हम रिलैक्स ज़्यादा होते हैं। तो यदि आपको एक्टिव मोड चाहिए और मान लीजिए सांस हमारी लेफ़्ट से चल रही है और हमें राइट में लानी है, तो कुछ नहीं करना है, लगभग 5 मिनट 10 मिनट के लिए लेफ़्ट वाले को बंद कर लीजिए, राइट वाले से ज़बरदस्ती सांस लेने की कोशिश करिए। राइट में जब ट्रांसफ़र हो जाएगी तो हमारा शरीर एक्टिव स्टेट में आ जाता है। ये सब हमारे योग की गुण बातें हैं। तो छोटी सी टेक्निक मैंने आपको बता दी है। तो इतना भी अगर आप करते रहेंगे तो हमारे दिमाग की, चूँकि हमें दिमाग की ऑक्सीजन को कम नहीं होने देना है, तो एक तो मैंने बताया लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कैसे ब्रेक लेकर पढ़ना है, दूसरा ऑक्सीजन सप्लाई को अपने को करना है। आगे के लेक्चर्स में मैं और भी बातें बताऊंगा जिससे हमारी मेमोरी टेक्निक बढ़ सकती हैं। अब आगे जितने हमारे बेसिक पॉइंट हैं वो लगभग कवर हो गए, तो इससे आपकी पढ़ाई चलना शुरू हो जाएगी। और फिर मैं और आपको बताऊंगा कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नोट्स कैसे लेने चाहिए, कैसे सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ये सब आगे की बातें हो जाएंगी।